नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एलिमेंट वीडियो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं SSC CGL 2023 की जो वैकेंसी आई है, उसके न्यू पैटर्न, उसकी कितनी वैकेंसी है, कब से कब तक फॉर्म फिल करना है, उसका सिलेबस क्या है, उसका स्ट्रेटजी क्या होगा एग्जाम का, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, सेफ स्कोर क्या होगा, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं SSC CGL ने 2022 के बाद अपने पैटर्न को में बदलाव किया है। जैसे CGL का पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें मेंस एग्ज़ाम में सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश आते हैं, लेकिन जो नया पैटर्न आया है उसमें क्या क्या आ रहा है, कितना कितना क्वेश्चन आ रहा है, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। SSC CGL का जो वैकेंसी का आया है उसकी फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गई है और वो 3 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुई है और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वो 3 मई 2023 है। तो वो फॉर्म फिलअप करने के लिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जितना जल्द से जल्द हो जाए वो फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के SSC का साइट बहुत स्लो हो जाता है तो फिर आपको फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम होगी। और अगर आप 3 तारीख तक फॉर्म फिल कर सकते हैं और बाई ऑनलाइन 4 तक पेमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको चालान के थ्रू पेमेंट करना है तो 5 तक कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और इसमें SSC ने काफ़ी अच्छा चीज़ दिया है, जैसे पहले से दे रहा है काफ़ी दिनों से, कि अगर फॉर्म फिल करने टाइम आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसका करेक्शन कर सकते हैं। और उसके लिए जो डेट रखा गया है, करेक्शन विंडो जो खुलेगी वो 7 मई से 8 मई के लिए 2 दिन के लिए रहेगी। आपको कोई भी करेक्शन करना हो तो आप इन 2 दिनों के बीच में करेक्शन कर सकते हैं। चलिए, तो ये चीज़ था। और आपको पता होगा कि CGL ने इस बार 7500 वैकेंसी दिया है, क्योंकि वैकेंसी 22 में काफ़ी वैकेंसी आई थी, लेकिन 23 में भी वैकेंसी अच्छी है, क्योंकि इसके पहले वैकेंसी इतना नहीं आती थी, बहुत इससे कम आती थी वैकेंसी। तो इस बार वैकेंसी अच्छा है, तो अगर आप सभी अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका जॉब होना इस बार श्योर है। चलिए, अगर हम बात करें इसकी मतलब वैकेंसी को, तो बता दिया मैंने कि वैकेंसी कितनी है, 7500 वैकेंसी। और इसका जो एग्ज़ाम का जो डेट रखा गया, टेंटेटिव डेट, वो रखा गया है जुलाई 2023 में। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एज लिमिट क्या है? इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल है। कुछ पोस्ट है जिनके लिए 18 से 30 है, कुछ के लिए 20 से 30 है, और एक पोस्ट ऐसा है JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसका एज लिमिट 18 से 32 साल तक है। तो अगर आप 30 प्लस है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन इसमें एक टर्म एंड कंडीशन है कि आपका +2 मैथ्स में 60%, मोर देन 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका नंबर 60% से ज़्यादा है तभी आप JSO के लिए एलिजिबल है। ठीक है। दूसरा चीज़ है कि इसमें जो जॉब मिलती है वो कौन कौन सी जॉब मिलती है, किस लेवल की जॉब मिलती है CGL में आपको जॉब लेवल 4 से लेकर लेवल 8 तक की जॉब मिलती है, लेवल 8 तक की जॉब मिलती है। लेवल 8 में AA आता है, जो कि ग्रेजुएटेड पोस्ट है। अगर आप CGL के थ्रू अगर अच्छी तैयारी करते हैं तो आप AA बन के डायरेक्ट ग्रेजुएट बन सकते हैं। और फिर लेवल 4 से भी जॉब है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा चीज़ है कि आप लेवल मतलब 4 से लेवल 8 तक जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें और चीज़, इसमें जो एज की लिमिट रखी गई है, जो एज जो है वो 1/8 से एज मतलब वो काउंट कर रही है, 1/8/2023 से, क्योंकि इस वजह से काफ़ी कैंडिडेट का फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा जो मोर देन 30 हो चुके होंगे, या फिर मोर देन 32 या मोर देन 27 हो चुके होंगे। अगर ये डेट, जैसे फॉर्म अप्रैल में आई है तो 4 महीने आगे की डेट दे दी है, इसको थोड़ा सा बैक देना चाहिए था ताकि और लोग फॉर्म फिलअप कर पाए, उसके लिए एलिजिबल हो पाए, लेकिन इसमें तो हम कुछ कर सकते नहीं हैं, तो ये डेट देखी हुई है। इसमें एक और चीज़ दी गई है, जैसे आप किसी कैटेगरी से आते हैं, जैसे SC ST EWS OBC, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट बनवाने का जो क्रूशियल डेट दिया गया है वो क्रूशियल डेट है 3 मई। तो आपको 3 मई के पहले ही सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि DG में आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो आप कोशिश कीजिए जितना जल्द से जल्द हो जाए आप उसको सर्टिफिकेट बनवा लें और फॉर्म फिलअप कर दें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी सिलेबस में, इसमें कैसे कैसे एग्जाम होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि इसमें 2 टायर होते हैं, टायर 1, टायर 2। टायर 1 जो है, जैसे पहले 2022 के पहले होते थे और अभी जो टायर 1 हो रहा है वो दोनों सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे उसमें क्या है कि 25 क्वेश्चन मैथ्स है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन GK है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। टोटल 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का है, और जो टाइमिंग है वो 1 आवर रखी गई है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन हाँ एवरेज में क्वेश्चन का लेवल रहता है। और अभी जो 2022 के बाद SSC CGL ने दिया है कि जो प्री है वो क्वालिफाइंग कर दिया है, जबकि इसके पहले प्री क्या था, उसका मार्क्स ऐड होता था। और प्री में टायर 1, टायर 2, टायर 3,
सबका मार्क्स ऐड करके फिर आपका मेरिट बनता था। लेकिन इस बार CGL ने 2022 से जो नया नियम लाया है उसमें CGL ने टायर 1 को क्वालिफाइंग कर दिया है। तो प्री जो है आपका टायर 1 है वो सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो फिर वो आप में ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अब टायर 2 की तरफ। जो टायर 2 जो जिसमें बदलाव हुआ है, क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या इसमें क्वेश्चन आएगा और कैसे कैसे होंगे उसकी चर्चा करते हैं। देखिए टायर 2 जो है उसमें SSC ने 2 सेक्शन दिया है, ऐसे 3 सेक्शन दिया है। 2 सेक्शन का मार्क्स आपका उसी इसमें मेरिट बनेगा और थर्ड सेक्शन जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। जैसे पहला सेक्शन है, पहला सेक्शन 1 घंटे का है। उस 1 घंटे में आपको 30 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के 60 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसे 1 घंटे में सॉल्व करना है। और वो जो क्वेश्चन होगा 60 क्वेश्चन वो 180 मार्क्स का होगा। तो दूसरा सेक्शन है वो आपका इंग्लिश और GK का है, जिसमें इंग्लिश जो आपका है वो 45 क्वेश्चन है और जो GK है वो 25 क्वेश्चन है। टोटल 70 क्वेश्चन है और वो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। टोटल जो मार्क्स होगा 210 नंबर का होगा। तो अगर टायर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों को हम अगर मिला दें तो दोनों क्या होगा 390 नंबर का 130 क्वेश्चन, और टाइमिंग क्या होगी 2 घंटे की। इसमें एक चीज़ और दिया गया है कि जैसे आपका एक सेक्शन 1 घंटे का है, जब तक आपका 1 घंटा पूरा नहीं होता तब तक आप दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते हैं। ये सेक्शन कंप्लीट होने के बाद ही आप सेकंड सेक्शन में जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि जैसे अगर आप टाइमिंग का चीज़ एक बाउंडेशन हो गया कि इस टाइम में इस सेक्शन को कंप्लीट करना है, तो ये थोड़ा सा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसी के बाद जो सेक्शन 3 है वो कंप्यूटर उसमें दिया गया है, जिसमें 20 क्वेश्चन रखा गया है कंप्यूटर का, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 60 नंबर का कंप्यूटर है। तो उसके लिए टाइमिंग जो दिया गया है वो 15 मिनट दिया गया है। और जो कंप्यूटर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% मार्क्स चाहिए, मीन्स आपको 18 नंबर चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। अगर आप कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो फिर आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। इसीलिए कंप्यूटर में क्वालिफाई होना नेसेसरी है। और इसी में पहले ही जिस दिन आपका मेंस हो रहा है सेम डे, जैसे पहला पेपर हो गया, दूसरा पेपर एक और होगा, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 2 जो होगा वो डे स्टे होगा, जिसमें आपका टाइपिंग होगा 15 मिनट का। आपको 15 मिनट का टाइपिंग दिया जाएगा और उस 15 मिनट में आपको 2000 स्टॉक्स टाइप करने हैं, और वो भी आपको क्वालिफाइंग करना है। अगर आप टाइपिंग ही क्वालिफाई नहीं करते हैं तो भी आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका कंप्यूटर और टाइपिंग ये दोनों जो है क्वालिफाई करना नेसेसरी है। ये दोनों नेचर क्वालिफाइंग नेचर के हैं, लेकिन फिर भी क्वालिफाई करना है आपको। जैसे ये हो गया। अब हम बात करें टाइपिंग में। टाइपिंग क्या होता है, 40 मिनट का जैसे मतलब आपको टाइमिंग देगा। जैसे पहले 10 मिनट का मार्क देगा, फिर 3 मिनट का ब्रेक देगा, फिर 15 मिनट का आपको टाइपिंग जो होगा वो 2000 स्टॉक टाइप करना होगा, फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए टाइम देगा। और ऐसे करते मतलब वो टाइमिंग रहता है, उसमें आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। ठीक है। आपका मेंस जो है वो आपका जो मेरिट बनेगा वो आपके सेक्शन 1 और सेक्शन 2, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इन 4 सब्जेक्ट पे ही आपका मेरिट बनेगा। आप प्री क्वालिफाइंग है, प्री का मार्क्स ऐड नहीं होगा, तो ये डिपेंड करेगा कि आप टायर 2 में कितने मार्क्स ला रहे हैं, इसी पे आपका मेरिट बनेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसमें तो हमें पता लग गया कि हाँ इसका क्या क्या एग्जाम में क्या क्या पैटर्न रहता है, अब इसका सिलेबस में है क्या क्या पढ़ना है, हमें प्री के लिए क्या मेंस के लिए पढ़ना है, उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें टायर 1 की बात करें अगर, तो मैथ्स है। तो मैथ्स के अप्रॉक्स सभी चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत हेवी तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एवरेज, ऑन एवरेज क्वेश्चन रहता है, एवरेज रहता है। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो उसका भी क्वेश्चन ठीक ठाक रहता है। अगर इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश क्या है कि मैक्सिमम अभी जो एसएससी का पैटर्न कुछ सालों से आ रहा है, तो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर पे काम कर रही है एसएससी। सो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस आते हैं। अगर आप इंग्लिश के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर का सेट बना रहे हैं, तो फिर वहाँ से आप आसानी से इस चीज़ को इंग्लिश का कवर कर सकते हैं। जीके है, जीके में आपका कुछ क्वेश्चन करंट से आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन करंट से आएंगे, बाकी आपका जीके से क्वेश्चन आएगा। सेम पहले था कि जैसे सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश पढ़ के आप सीजीएल में अच्छा स्कोर कर सकते थे, लेकिन इस बार जो है 2022 से कर दिया है कि आपको जीके और रीजनिंग ये दोनों भी पढ़ना पड़ेगा। तो आपके पास टाइम लिमिट थोड़ा सा कम हो गया और पढ़ना ज़्यादा पड़ गया। साथ में आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, जो कि पहले कंप्यूटर नहीं पढ़ना था, पहले सीपीटी था। अब एक्सेल और पावर पॉइंट आपको बनाना होता था, लेकिन अब कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए। और जो कंप्यूटर का लेवल जो 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो कंप्यूटर का लेवल थोड़ा डीप पूछा गया है।
अगर आपको प्रैक्टिकली कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप अच्छा कर सकते हैं, या फिर आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। आप अगर नॉर्मल सोचिएगा कि हाँ कंप्यूटर के जो आविष्कारक कौन है, इस टाइप से जो बेसिक क्वेश्चन है वो बहुत कम देखने को मिला, तो उसके लिए आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। तो अप्रॉक्स अगर आप बात करें सिलेबस की, तो प्री और मेंस दोनों में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। इंग्लिश से आपका मेंस में 45 क्वेश्चन है, वहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिसमें आपका कंप्रीहेंशन ज़्यादा है। तो वो थोड़ा सा अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर में पकड़ अच्छा है तो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। बाकी जो क्वेश्चन की बात करें तो उसके लिए क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पे ही काम कर रही है एसएससी इंग्लिश पे। इंग्लिश ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, वो अगर आप प्रीवियस ईयर पे काम कर रहे हैं, आप जो इंग्लिश के बेसिक रूल है वो आपको पता है, इंग्लिश का वर्ड है, वर्ड मेन सेक्शन हो जाता है, क्योंकि उसका कोई मतलब फिक्स नहीं रहता है कि हाँ वर्ड से 5-6 क्वेश्चन मिनिमम वर्ड से रहते ही हैं। तो वर्ड के लिए आपको कोई बुक ले सकते हैं, जैसे ब्लैक बुक का वर्ड है वो आप प्रेफर कर सकते हैं, बेहतर है, उसमें प्रीवियस ईयर पे वर्ड दिया गया है, तो वो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा। अगर हम बात करें जीके की, तो जो जीके है उसमें भी आप अगर बात करें करंट के लिए तो आप तो डेली बेसिस पे देख सकते हैं, या फिर मंथली कोई भी ले सकते हैं मैगजीन मंथली, उससे आपका तैयारी अच्छे से हो जाएगा, वो करंट अफेयर के लिए। अगर जीके की हम बात करें तो जीके के लिए ब्लैक बुक है वो भी देख सकते हैं। लूसेंट जो बुक है वो आपके बेसिक के लिए काफ़ी बेहतर है। अगर आप बेसिक, क्योंकि सबसे ज़रूरी होती है कि आपका एक बेस होना चाहिए, और बेस हमको मुझे लगता है कि लूसेंट बेस के लिए काफ़ी अच्छा है, तो आप लूसेंट का सहारा ले सकते हैं बेस के लिए। एक ब्लैक बुक ले सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, तो वो वहाँ से आपको एक बेनिफिट होगा। अगर आप और डीप में जाना चाहते हैं तो आप एक दूसरा बुक प्रेफर कर ले सकते हैं, जैसे घटना चक्र हो गया, उसमें उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो काफ़ी बेहतर ढंग से दिया हुआ है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, अगर आपके पास टाइमिंग थोड़ा कम है तो कोशिश कीजिए कि जितना जो प्रीवियस ईयर है उसके पैटर्न पे हम काम करें, ज़्यादा फायदा होगा प्रीवियस ईयर पे, क्योंकि वो वही पैटर्न आगे बढ़ेगा। अगर मैथ्स की हम बात करें तो मैथ्स का लेवल ऑन एवरेज ठीक ठाक आ रहा है। कुछ क्वेश्चन जो था थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जैसे अभी इस बार से अभी एसएससी में घुसा दिया है मानक विचलन, ये चैप्टर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा, तो ये आप देख सकते हैं मानक विचलन। अभी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है जो कि एसएससी पहले नहीं पूछती थी, अभी मैथमेटिक्स का पूछ रही है। बाकी नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो आपका नॉर्मल अभी प्रोबेबिलिटी है, तो पहले भी आती थी एक तो क्वेश्चन, अभी भी वही आ रही है। बाकी आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, इन सभी चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चन बन के आती है। अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इन सही पे आप काम कर सकते हैं। और अगर आपको टाइमिंग कम है तो कोई बुक प्रेफर कर सकते हैं, जैसा नहीं है कि हाँ कोई प्रॉपर एक ही बुक पढ़ना है, आप कोई भी बुक उठा के वहाँ से आप बना लेंगे, और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उसका अगर आप सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस, तो फिर आप उसके लिए सफिशिएंट है। रीजनिंग की बात करें अगर हम, तो रीजनिंग भी प्रीवियस ईयर पे आप काम कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग का जो पैटर्न है वो सेम लगभग एग्जैक्ट वही जाता है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर कवर करते हैं तो काफ़ी अच्छे से आप उसमें कर सकते हैं कवर। इसलिए अगर हम बात करें इसमें अगर मॉक के लिए कि मॉक कितना ज़रूरी है, इसके लिए मॉक देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मॉक से क्या बेनिफिट है, उसके बेनिफिट नहीं है, तो ये इसकी हम चर्चा करें। देखिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एग्ज़ाम में आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो आप तो हो सकता है कि अब मैक्सिमम कैंडिडेट क्या होता है कि वो 100 क्वेश्चन कवर नहीं कर पाते हैं, वो 100 क्वेश्चन नहीं देख पाते हैं। जैसे वो हो सकता है कि 90-95 क्वेश्चन जाते जाते रुक जाते हैं, वहाँ नहीं कर पाते हैं, तो उसको टाइम मैनेज करने के लिए आपको चाहिए कि मॉक टेस्ट दें। उससे क्या होगा, हो सकता है पहले दिन आप 80 क्वेश्चन ही कर पाए, टोटल 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाए, लेकिन जैसे आप 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा तो आपको ये दिखाई देगा कि मेरा 20 क्वेश्चन छूट गया, जो कि ये 20 भी कवर होना चाहिए था। तो आपका स्पीड ऑटोमेटिक धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ेगा, और 2, 4, 5, 6 दिन में आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़िएगा, और जल्द से जल्द कोशिश कीजिएगा कि हाँ हमें 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, और आप अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा और कर भी पाइएगा। तो मॉक बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि मॉक में तो सब सोचते हैं कि हाँ कितना क्वेश्चन, देखिए एग्जाम में सबसे ज़रूरी क्या है, अब कितना क्वेश्चन बनाना है ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, कितना क्वेश्चन छोड़ना है ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन सी क्वेश्चन बनाना है ये तो सब जानते हैं कौन सा बनाना है, लेकिन कौन सा छोड़ना है, अगर आपको ये पता लग गया कौन क्वेश्चन छोड़ना है तो एग्ज़ाम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे ज़रूरी है कि आप इस पर काम कीजिए, किस क्वेश्चन पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे आप मॉक लगाने बैठ रहे हैं तो क्वेश्चन को आप 3-4 पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे एक ऐसे बांट सकते हैं कि ये क्वेश्चन मेरे से एकदम इजी वे में बन गया, तो उसको उसी टाइम हम बनाएं और टिक किए आगे बढ़ जाए। दूसरा ऐसा होगा कि आपको लग रहा हो कि ये बनने वाला है लेकिन थोड़ा टाइम लेगा, उसको आप मार्क कर दीजिए।
मार्क पर रिव्यू करके आगे बढ़ जाइए। कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो जिसने आपने सॉल्व किया, आपको आंसर आया, लेकिन आपको डाउट है कि मे बी इसमें मैंने सॉल्व किया, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन का कोई फॉल्ट हो, कहीं गलती हो गया, उसको आप टिक करके मार्क कर सकते हैं। तो वो आपका तीसरा हो गया। और चौथा जो एकदम लग रहा है कि इसमें क्वेश्चन एकदम ऊपर निकल रहा है, उसको एकदम स्किप कर दीजिए। वैसे क्या होगा कि आप पहले टर्म में, जैसे आप पहला राउंड कवर कीजिएगा 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक, तो जो क्वेश्चन आपसे बनने वाला होगा, आसानी से बनने वाला होगा, उसको आप कम समय में बना लीजिएगा, फिर आपके पास प्रयास समय बच जाएगा। उसके बाद आप आके ये देख सकते हैं कि जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट था कि हाँ मैंने बनाया है लेकिन मे बी गलती हो सकता है, उसको कवर कर लीजिए। उसके बाद तब आप एंटर कीजिए उस क्वेश्चन की ओर जो आपको लग रहा था कि बनेगा लेकिन टाइम लेगा। तो वैसे क्या होगा कि आपका टाइमिंग जो है वो कवर हो पाएगा, आप आराम से सारे क्वेश्चन को देख पाइएगा। नहीं तो फिर पता लगेगा कि आपको कोई क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है वो फंस गया उसमें, उसी के बनाने चक्कर में आप 5 मिनट बर्बाद कर दिए, तो आपका फिर आगे जो क्वेश्चन बनने वाला होगा वो भी छूट जाएगा और इस वजह से आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़रूरी है कि आपका एक स्ट्रैटेजी अच्छा होना चाहिए, आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन क्वेश्चन हमको करना है। एग्जाम में 100 क्वेश्चन नहीं करना है आपको। एग्जाम में अगर 70-75% कवर कर रहे हैं तो फिर आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन मेन वही चीज़ हो जाती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको स्किप कहाँ करना है, आपको बनाना कहाँ पे है। सब लोग बनाने के चक्कर में टाइम वेस्ट करके अपना क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। इस पे काम करना है और ये चीज़ आपको मॉक से ही मिलेगी। आपकी स्पीड जो बढ़ेगी वो मॉक से ही बढ़ेगी। जैसे आप अगर लग रहा हो कि हाँ मेरा इसे अभी मैथ्स वीक जा रहा हो, तो आप मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं। सेक्शन वाइज जैसे 25 क्वेश्चन मैथ का, उसी को बना लेंगे हम, तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। उससे क्या होगा, आपका स्पीड बनेगा, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। क्योंकि प्री में तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्री में आपके पास कॉमन टाइम है 1 घंटे का और 100 क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा और टाइम किसी भी दे सकते हैं। लेकिन जो मेंस है, टायर 2 है, उसमें आपके पास लिमिटेड टाइम है। आपको 1 घंटे टाइम है, उसमें 30 मैथ्स और 30 रीजनिंग सॉल्व करना है। तो आपको जैसे इंग्लिश सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, जीके में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, तो ऐसा नहीं है कि आप इधर का टाइम बचा के उधर यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको सबसे ज़रूरी है कि मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉक से ही आपका स्पीड आएगा और उसी पे आप काम कर पाइएगा। दूसरा सवाल ये आता है, क्या मॉक लगाना रेगुलर ज़रूरी है? देखिए, मॉक अभी आपके पास 3 महीना टाइम है, तो अभी आप रेगुलर नहीं भी लगाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप अल्टरनेट डे पे लगा सकते हैं मॉक, लेकिन एग्ज़ाम के 1 महीना पहले आप मॉक रेगुलर लगाइए। उससे क्या होगा कि आपका स्पीड अच्छा आएगा, वो फ़ायदेमंद भी होगा। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ मॉक लगाने से ही काम नहीं चलेगा, आपको उसका सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मॉक टेस्ट तो लगा लिए लेकिन सॉल्यूशन नहीं करते। जैसे आज टेस्ट बनाया, हाँ भाई 200 में 140 नंबर आ गए, छोड़ो बाकी क्वेश्चन हटा के छोड़ के हट गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन हमसे नहीं बना, आखिर वो क्यों नहीं बना। वो क्वेश्चन बनने वाला नहीं था कि हो सकता है जल्दीबाजी में मतलब नहीं बना पाए, टाइमिंग नहीं मिला, आखिर में किस वजह से क्वेश्चन नहीं बना, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये आपको देखना पड़ेगा कि जो मैंने गलती की है वो गलती क्यों की है। ऐसा तो नहीं था कि हाँ क्वेश्चन बनने वाला नहीं था, या फिर क्वेश्चन मतलब गलत होने वाला था, या फिर जल्दीबाजी में गलती किया है। उससे क्या होगा कि आप अपने कमी निकालेंगे, अपने कमी ढूंढेंगे, तो फिर उस चीज़ पे काम करके आप उसको बेहतर बना सकते हैं। तो वो सबसे ज़रूरी होता है कि मॉक हो सकता है 2 दिन पे ही बनाए कोई बात नहीं, लेकिन उसका सॉल्यूशन आप बिल्कुल ही ज़रूर करें, तो सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। सॉल्यूशन कीजिए, उसका आसान तरीका निकालिए कि हाँ अगर कोई क्वेश्चन बन रहा हो, अगर लॉन्ग वे में बन रहा हो तो आप उस पर थोड़ा सा मेहनत कीजिए, इसको शॉर्ट कैसे बनाएंगे, कम टाइम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ये सब चीज़ आपको मॉक से निकल के आएगी, तो आप मॉक पे काम कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप एग्ज़ाम में स्कोर कितना कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथ्स आपके लिए आसान हो जाएगा। रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप रीजनिंग भी अच्छा कर सकते हैं। तो आप अगर आप लेके चलते हैं कि अगर 100 नंबर का प्री में मैथ्स और रीजनिंग आ रहा है, वहाँ से अगर आप कितना भी अगर थोड़ा सा भी अगर मेहनत कर देते हैं तो 85 से 90 नंबर आप आराम से लेके आ सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग में 100 मार्क्स में। रहा बात इंग्लिश का, इंग्लिश 50 नंबर का है, तो उसमें आपका क्या है कि जैसे प्रीवियस ईयर पे काम कर रही है, थोड़ा सा उसमें अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर रहे हैं तो 40 नंबर वहाँ से आप आराम से ला सकते हैं। अगर हम बात करें 85 नंबर ही बात करें मैथ्स का और रीजनिंग का, 85 नंबर वहाँ से अगर आता है, 40 नंबर अगर इंग्लिश में लाते हैं, कितना हो गया 125। और अगर हम 20 नंबर भी अगर बात करें, 50 में 20 और 25 नंबर अगर जीके से लेके आ जाते हैं तो 145 से 50 नंबर हम आराम से लेके आ सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दें, थोड़ा सा मेहनत कर दें, तो हम इतना नंबर लेके आ सकते हैं।
और इतना नंबर अगर आ जाता है तो फिर रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि रिजल्ट आपका बनेगा ही बनेगा, इतना नंबर अगर स्कोर कर लेते हैं तो। चलिए, और इसकी बात हम बात आगे कर रहे हैं अगर टाइम मैनेजमेंट की, कि आपको कितना टाइम पढ़ना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, कहाँ कहाँ कितना टाइम देना चाहिए। देखिए, जनरली ऐसा नहीं है कि आपको 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा टाइम देना है, लेकिन हाँ, अगर टाइमिंग कम है तो आप जितना मैक्सिमम दे सकते हैं उतना बेहतर है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 6 घंटा मिनिमम आप रेगुलर देने का कोशिश कीजिए। और दूसरा चीज़ ये है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि उस टाइम आप डाइवर्ट नहीं हो। जैसे अभी क्या है, सब कोई मोबाइल लेके बैठेगा तो उस टाइम क्या होगा कि जैसे मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन गिरा तो माइंड वहाँ डाइवर्ट होगा, फिर आपका पढ़ाई से वहाँ अट्रैक्शन मतलब नहीं हो पढ़ाई पे, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आप मोबाइल की तरफ भाग जाइएगा, तो आप अच्छा नहीं कर सकते हैं उस चीज़ में। इसलिए कोशिश कीजिए कि पढ़ाई करने टाइम जितना कम डाइवर्सन हो उतना बेहतर होगा। और रहा बात कि हमें 6 घंटा जैसे अगर पढ़ना है तो 6 घंटे में क्या क्या हम कवर कर सकते हैं। ऐसे 6 घंटे के लिए आप टाइम दे सकते हैं कि आप 1 घंटा दे सकते हैं मैथ पे, 1 से 1.5 घंटा। उतना देर अगर आप मैथ पे दे रहे हैं, 1-1.5 घंटा दे रहे हैं, तो आप मतलब अगर मैथ आपका एवरेज अगर है तो दे सकते हैं। अगर थोड़ा सा कमज़ोर है तो आप कोशिश कीजिए 2 घंटे मैथ पे देने का। आप आधे घंटे से 45 मिनट आप दे सकते हैं रीजनिंग पे, उतना सफिशिएंट है उसके लिए। मैक्सिमम 1 घंटा। इंग्लिश की बात करें तो आप इंग्लिश वर्ड पे आप क्या कीजिए कि आधा घंटा वर्ड पे दे सकते हैं और आधा से घंटा 45 मिनट आप ग्रामर पे दे सकते हैं। और इसी बीच में आप एक मॉक लगा लीजिए 25 क्वेश्चन का इंग्लिश का, ताकि उससे क्या होगा कि आपका जो पिछले का पैटर्न है, कोई नया रूल मिल जाएगा, नया वर्ड मिल जाएगा, और आपका एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी एक आइडिया मिल जाएगा। और जीके है तो 1.5-2 घंटा आप जीके पे दे सकते हैं करंट पे। अगर आप 6 घंटा रेगुलर पढ़ते हैं तो आप तैयारी अच्छा कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं तो और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ आ गया है कि आपको कंप्यूटर का, प्री में कंप्यूटर नहीं है, लेकिन आप कंप्यूटर का तैयारी अभी से ही, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट टाइम दे के आप कंप्यूटर तैयारी कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि रहा बात टाइपिंग का, तो वो भी अगर आपके पास टाइम है तो आधा घंटा टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी उतना ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टाइपिंग थोड़ा बहुत भी आती है तो आप 2 महीने में टाइपिंग को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल लोगों के लिए। जैसे कुछ लोग जॉब में हैं, उनके लिए भी टाइम निकालना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो 6 घंटा 7 घंटा निकालना उनके लिए मुश्किल है। तो वो अगर चाहे तो वो उनके लिए 3-4 घंटे भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो जॉब में है उनका बेस पहले से एक स्ट्रांग होगा, तभी वो जॉब में गए हैं, तो उनको बेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जैसे प्रीवियस ईयर का सेट है उस पर वो काम कर सकते हैं। जैसे कोई सेट सॉल्व कर लिया, सेट मॉक टेस्ट लगा लिया, और उसका जो सॉल्यूशन है उससे हम अगर देख लेंगे कि हाँ क्या क्या है, तो वहाँ से हम ये देख लेंगे कि मेरा वीक पॉइंट कौन सा हो गया है, इसमें कहाँ किस चैप्टर का क्वेश्चन मेरा नहीं बना, या फिर कहाँ मेरा वीक सेक्शन है, जैसे वर्ड में कहाँ गलती हुआ, या फिर ग्रामर में गलत हुआ, या फिर करंट में गलत हुआ, या फिर जीके में गलत हुआ, या फिर रीजनिंग में किस चैप्टर में गलत हुआ। तो प्रॉपर किसी चैप्टर को लेके देख सकते हैं। तो वो अगर 3-4 घंटे भी टाइम अगर दे रहे हैं तो वो सफिशिएंट है, उतना टाइम में वो कवर कर सकते हैं, क्योंकि उनका बेस कमज़ोर है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 12 घंटा 14 घंटा पढ़ना है, लेकिन हाँ, आप कोशिश कीजिए कि जितना दे मैक्सिमम दे, और जितना टाइम दीजिए कंसंट्रेशन के साथ दीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ पढ़ भी रहे हैं, उधर बात कर रहे हैं, उधर मोबाइल चला रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका पढ़ाई से जो माइंड होगा वो डाइवर्ट होगा और आप अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। अब भले ही आप टाइम 6 घंटा 8 घंटा दे देंगे, लेकिन आपको आउटपुट जो है वो उतना नहीं मिलेगा। सबसे ज़रूरी है कि पढ़ाई टाइम में कितना घंटा पढ़ रहे हैं, वो उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितना आउटपुट ले रहे हैं, मिल रहा है आपको। तो ये चीज़ है, ये आप मैनेज यहाँ से टाइम मैनेज कर सकते हैं। दूसरी बात रहा कि हाँ, अगर मतलब कट ऑफ इस सब का, तो कट ऑफ तो जनरली एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम का लेवल कैसा है, लेकिन वही 120-25 नंबर अगर आप लाते हैं तो आपका रिजल्ट आने का संभावना प्री क्वालिफाई होने का रहेगा। हाँ, मेंस में आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना अच्छा पोस्ट आपको मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी, पूरी जानकारी मिली होगी, क्या क्या इसका कंडीशन है, कैसे कैसे इसका एग्ज़ाम होता है, हर चीज़ जानकारी मिली होगी। और बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। चलिए आगे अगले वीडियो में मिलते हैं इस और सब्जेक्ट पर लेके, किसी चैप्टर में बात करके। अभी के लिए धन्यवाद।